ओके, तो वी विल स्टार्ट टुडे सेशन विद अ क्विक रिकैप। हमने कल क्या क्या सीखा उसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे। तो इफ यू रिमेम्बर, कल हमने देखा था रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये हाइट जो है, दिस हाइट इज लेट अस से h। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये है थीटा। उस पे एक बॉडी है एंड यू हैव टू पे अटेंशन हियर। ये जो बॉडी है, ये बॉडी रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। हम जब इक्वेशन डिराइव करते हैं तो हम जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी रोल होके, रिमेंबर दिस वर्ड रोल, रोल क्योंकि रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले भी बताया था कि रोलिंग मोशन जब ये वर्ड यूज करोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है। तो ये बॉडी ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट तक आएगा। बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है ये हमको फाइंड करना है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी उसका 0 है, ये हमको पता है बिकॉज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और ये जो प्लेन से आ रहा है, इस प्लेन का डिस्टेंस लेंथ हम मान लेते हैं s है। सो द डिस्टेंस, द बॉल, द स्पीयर, वट एवर इट इज, रिंग जो भी है, द ऑब्जेक्ट विल कवर इज s। तो ये लेंथ ऑफ प्लेन s है। ओके, तो हमारा अल्टीमेटली एम क्या है इस केस में, हमको फाइंड करना था वेलोसिटी कहाँ पे, एट पॉइंट बी। मतलब जब वो बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो आप टोटल एनर्जी का कॉन्जर्वेशन ले लो। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी। ये आप हमेशा ही कर सकते हो इन एनी केस, क्योंकि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्जर्व, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आप हमेशा कर सकते हो इसको। टोटल एनर्जी एट ए इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी इज काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 था। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी ए पे 0 है, प्लस एम जी एच। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0। क्यों 0? क्योंकि ग्राउंड पे पहुंच गया तो हाइट 0 हो गया। हाइट 0 होने का मतलब ये होता है पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे, एम जी एच, रिमेंबर। तो आप या तो बोलो कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, या फिर आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि ए पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था और बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब व्हाट यू हैव नोटिस्ड इज, जब ऑब्जेक्ट ए से बी आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये कॉन्जर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से ही आता है। तो कुछ बुक्स में लिखा होगा लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to gain in kinetic energy of the object, but it comes from ultimately conservation of total energy, right? Good. एक चीज जो हमेशा गलत हो सकती है, इसलिए मैं इंटेंशनली यहीं पे गलत करके बता देता हूं आपको, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी ये हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू बेसिक्स। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए आपको पहले बेसिक्स देखने पड़ेंगे, पिछले लेक्चर्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आया है, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है ये, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी 0। फिर एम एम कैंसल, फिर आपको यहाँ से मिल गया था
v square equal to 2gh upon 1 plus k square by r square. And from here you have v equal to under root of 2gh upon 1 plus k square by r square. ये है velocity of the object when it reaches ground. और अगर रिंग होगा तो v की वैल्यू अलग, क्योंकि रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है. अगर डिस्क होगा तो v की वैल्यू अलग, क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ डिस्क इज 1/2. अगर हॉलो स्फीयर होगा तो अलग, बिकॉज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर हॉलो स्फीयर इज 2/3. अगर सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर मतलब लाइक प्लास्टिक बॉल, अंदर से फोकल है. सॉलिड स्फीयर लाइक लेजर का बॉल है ना, तो k square by r square will be different 2/5 for solid sphere. अब हमको देखना है, see what we have noticed. एक तो वेलोसिटी 0 से कुछ वैल्यू तक गई, तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सीलरेशन होता है, तो हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड किया था, हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये इक्वेशन तो आप बेसिकली आई मीन यू ऑलरेडी नो दिस. कहाँ से आया ये आता है फ्रॉम काइनेमैटिक्स, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स से. u तो 0 ही है, तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, तो यू विल गेट a इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s. v स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करके रखा है 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और 1 अपॉन 2s. पर इस फिगर में देखोगे तो साइन थीटा आपको मिलेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा आएगा h अपॉन s, मतलब s आएगा h अपॉन साइन थीटा. तो h अपॉन साइन थीटा, 2 कैंसल h कैंसल, और साइन थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाएगा. तो आपको a का इक्वेशन मिला था g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो दिस इज इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. एक लास्ट चीज जो फाइंड करनी थी वो था टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को a से b पे आने के लिए, हाउ मच टाइम डज इट टेक. तो उसके लिए आपने यूज किया था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, और u 0 है तो s इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर. तो t स्क्वायर इक्वल टू 2s बाय a. तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s बाय a. राइट, अब s पता है h अपॉन साइन थीटा, a हमको पता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिला था 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन g. तो ये था आपका इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. और देन हम लोगों ने कल के सेशन में, लास्ट सेशन में एक टेबल बना लिया था. किसका टेबल बनाया था, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और टाइम का, अलग अलग बॉडीज के लिए. रिंग होगा तो v, a और t के इक्वेशंस कैसे आएंगे, सॉलिड स्फीयर होगा तो कैसा आएगा, सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा हमने बना लिया था कल एक टेबल. तो दैट वाज द लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक ऑफ चैप्टर 1. चैप्टर 1 का आखिरी थ्योरी टॉपिक था वो. तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. हमने एग्जाम्पल 1.5 तक ऑलरेडी किया है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस अप टू 1.5. लेकिन 1.5 एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, तो मैं वो रिपीट करने वाला हूं और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोला है हमको, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल is 37 degree. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meters per second. Calculate inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation?
हाउ मच इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं यूजिंग अ डायग्राम। तो आपको क्वेश्चन में बोला है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज 37। पहले तो फनल क्या होता है वो देख लो। फनल इज समथिंग लाइक दिस, आपने देखा होगा, आप घर में वो केरोसिन वगैरह भरने के लिए यूज करते हो, दैट इज अ फनल। तो दिस इज अ फनल, देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। अब इस फनल में एक स्मॉल बॉल है, तो मान लेते हैं लेट अस टेक अ बॉल ओवर हियर। तो लेट अस टेक अ बॉल ओवर हियर, यहाँ पे एक बॉल है फनल में। ओके, देन आगे क्या बोला है, ऑन रोटेटिंग द फनल, फनल रोटेट होगा, रोटेट कहाँ से होगा, थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स। तो एक्सिस ऑफ फनल इज दिस, तो फनल रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ओके, और उसमें भी आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया ही है 37 डिग्रीज, ये एंगल आपको बोला है 37 डिग्रीज है ये एंगल। ऑलराइट, आगे जब ये फनल रोटेट हो रहा था, द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2। तो अभी गिवन क्वांटिटीज में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो इन गिवन क्वांटिटीज आपको क्या क्या दिया है, आपको बताया है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितना बोला है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्पीड होता है तो बॉल बाहर निकल जाएगा, एंड हमको बॉल को बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि उन्होंने क्लियर मेंशन किया है वहां पे, बोला है ना, द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल, फनल के अंदर रहने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड है। इससे ऊपर हुआ तो बॉल विल गो आउट, हमको बॉल को बाहर नहीं जाने देना था। ओके, देन आगे कैलकुलेट इनर रेडियस। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है इनर रेडियस मतलब आर, और हमको दूसरा बोला है फ्रीक्वेंसी, और ये भी बोला है कि फ्रीक्वेंसी पे लिमिट्स है कि नहीं, अगर है तो अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है, और लॉजिकल रीजनिंग से समझाना पड़ेगा कि अपर लिमिट है तो क्यों है, लोअर लिमिट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, समझाना पड़ेगा। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि जी की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 यूज करना है, 9.8 नहीं। और आपको साइन 37 की वैल्यू दी हुई है 0.6। अब साइन 37 की वैल्यू 0.6 इंटेंशनली दी है क्योंकि हमको tan 37 की वैल्यू लगने वाली है, कैसे हम देखेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले मैं tan 37 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे वैल्यू, हाउ डू यू फाइंड आउट, इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको यहां से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 37 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 37। तो 1 माइनस साइन 37 कितना है 0.6, 0.6 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 0.36, मतलब ये आपके पास आ गया 0.64, यह है कॉस स्क्वायर 37। तो कॉस 37 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.64 विच इज 0.8। तो आपको कॉस 37 मिल गया। अब आप इसी से tan 37 निकाल सकते हो। कैसे फाइंड किया था हमने tan 37, tan 37 इज sin 37 अपॉन cos 37, तो दैट इज इक्वल टू 0.6 बाय 0.8 मतलब 3/4, तो 3/4 मतलब 0.75, तो उसको मैं बाद में लिख दूंगा। ओके, अब ये सब गिवन है, फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है हमको, और साथ में फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी पे लिमिट्स है कि नहीं ये भी देखना है हमको, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे आर, उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कंपोनेंट्स। देखो ऐसा है कि जब ये फनेल रोटेट होगा, जब फनेल रोटेट होगा तो ये जो बॉल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ रेडियस आर,
ओके, अब बॉल हो फनल के अंदर, या पेंडुलम हो, या कार हो ऑन अ रोड, कर्व रोड, एक सर्कुलर ट्रैक पे कार देखा था हमने, चाहे वो हो, इन एनी केस, केस कोई भी हो, हमें हमेशा सबसे पहले देखना होता है व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, कौन कौन से फोर्सेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक फोर्स है mg विच इज डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द बॉल, ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट होगा ही, मतलब mg है। दूसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है कि जैसे अब आप चेयर पे बैठे हो, तो चेयर आप पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट होता है। अब बॉल है, बॉल कहाँ पे कांटेक्ट में है, तो बॉल यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो जहां बॉल कांटेक्ट में है उसको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, दिस फोर्स ओवर हियर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन एन। अब यू विल हैव टू डू कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स कैसे करोगे, सबसे पहले एंगल देख लेते हैं। ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके राइट। अगर इस 37 को थीटा बोलते हो टेम्पररीली, टेम्पररीली इसको थीटा बोलता हूं मैं, 37 को थीटा बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया टेम्पररीली एक्स, ये एक्स एंगल है, ऐसा मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। फिर हमको क्या पता है, हमको पता है एक्स प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ओके। तो फिर आपको x मिल जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, मतलब ये x जो है, ये x एंगल जो मैंने लिखा था, ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। और आपको पता है, क्या पता है आपको, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, मतलब ये टोटल एंगल 90 है, उसमें से इतना पार्ट 90 माइनस थीटा है। तो इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको बेसिक पता होना चाहिए एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल थीटा आ गया बेसिकली। तो अगर यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, तो दिस एंगल ओवर हियर इज ऑल्सो थीटा। कैसे किया हमने, ये एंगल थीटा है पता है, ये एंगल यहाँ पे 90 है ये भी पता है, फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया कहाँ से, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। फिर अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज 90। इस टोटल एंगल 90 में से इतना एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ऊपर थीटा ही बचेगा। तो वो आपको बेसिक्स बेसिक्स पता होना चाहिए, सो यू शुड नो दिस, बहुत इजी चीज है ये। एक बार आपको ये एंगल पता लग गया, ये एंगल पता लग गया आपको, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स किए थे हमने। एक कंपोनेंट ये था, दैट इज n cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो पता होना चाहिए वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ये एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, और ये जो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये आएगा n साइन थीटा। तो व्हाट डू यू नोटिस, वेट mg को किसने बैलेंस किया, n साइन थीटा ने। और क्योंकि जब फनेल रोटेट होगा, तो बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और सर्कुलर मोशन की जब बात होती है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है O, और टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है, n cos थीटा, मतलब n cos थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है। सो व्हाइल राइटिंग डाउन सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है। सो हियर 1 n sin theta is balancing mg, number 2 n cos theta is providing centripetal force which is mv square by r। ओके, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू
mg/mv²/r, m कैंसल, ये आपका आ गया rg/v², और साइन थीटा ये n भी कैंसल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है tan थीटा। तो इफ यू लुक एट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा है tan और यहाँ पे है rg/v²। तो हमारे पास सबसे पहले ये आ गया tan थीटा इक्वल टू rg/v²। याद करो, फाइंड क्या करना था, रेडियस। क्या रेडियस फाइंड हो सकता है? यस। क्यों? मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है, 3/4 अभी फाइंड करके रखी थी। v², v तो दिया ही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। जी भी दिया है 10, तो r मिल जाएगा यहाँ से। तो पहले r फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर आपको मिल जाएगा r विच इज v² इंटू tan थीटा बाई जी। तो देयरफॉर r आपको मिल गया v² की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा। tan थीटा की वैल्यू 3/4 है और g की वैल्यू 10 है, कैंसल कैंसल, 3/10 0.3 मीटर। तो आपको मैक्सिमम रेडियस मिल गया। मैक्सिमम रेडियस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या यूज की थी मैंने? मैक्सिमम। तो रेडियस क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और बेसिकली मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, हो सकता है बॉल यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, नीचे हो सकता है और नीचे परफॉर्म कर रहा हो। तो जब आप फनल लेते हो, फनल एक कोन होता है, कोन में जैसे अंदर जाते हो तो रेडियस कम होता है। तो जब ब्रिम, ये जो वर्ड होता है ना ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है मैक्सिमम रेडियस, मतलब एकदम कोन का कॉर्नर पॉइंट, उसका रेडियस पूछा था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 का पहला पार्ट रेडियस फाइंड करने का काम हो गया सॉल्व। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, और हमको पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई लिमिट है क्या, कि फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये पूछा है। अगर है तो कौन सा है, अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है? और अगर अपर है या लोअर है, जो भी है, लॉजिकल रीजनिंग दो, यू हैव टू एक्सप्लेन कि अपर लिमिट ही क्यों लिया या फिर लोअर लिमिट ही क्यों लिया हम लोगों ने। तो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। अब मेन है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहीं पे बहुत लोगों को डाउट है। ओके, तो लेट अस क्लियर योर डाउट नाउ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको यहां से पता लग गया, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू v/2 पाई r। कुछ नहीं, इसको इतने टर्म को उठा के यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाला है, v अपॉन हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमको मिल गया। ओके, अब अब आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। और फिजिक्स एक्चुअली, प्रॉब्लम फिजिक्स में इसलिए होता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इमेजिनेशन आप जब सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट फिजिक्स। तो वो छोड़ दोगे तो फिजिक्स जैसा कोई सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो आई टेल यू, इमेजिनेशन, इमेजिन करो तो सब समझेगा। अब देखो क्या था, एक फनेल था हमारे पास, ये एक फनेल था, फनेल में हमारे पास एक बॉल था। अब जैसे जैसे स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो बॉल नीचे आएगा, है ना। रोटेशन स्पीड, आप अगर फनल को रोटेट करना स्लो कर दोगे, तो ये जो बॉल है ये नीचे 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 आएगा, मतलब रेडियस भी कम हो रहा है। जब ऊपर ये बॉल था तो रेडियस था इतना, नीचे आएगा तो रेडियस जो है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, राइट। तो एज, आप इसको कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकली? आप लिख सकते हो एज वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे बॉल का वेलोसिटी कम होगा, बॉल जो है वो वर्टेक्स की तरफ आएगा, ए पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब वो कोन के अंदर गिरना चालू होगा, मतलब रेडियस आल्सो टेंड्स टू जीरो। ये जो नोटेशन है एरो हेड,
इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, रेडियस की वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी। ओके, एज वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, रेडियस आल्सो टेंड्स टू जीरो। ओके, वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो रेडियस भी जीरो हो रहा है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, दो चीजें हैं। एक, ऊपर फिलहाल छोड़ दो, ऊपर क्या है हम बाद में बात करेंगे, नीचे 2πr है। अब ये समझो आप कि जैसे रेडियस जीरो होगा, रेडियस जीरो होने का मतलब डिनोमिनेटर जीरो होना। डिनोमिनेटर जीरो होना, डिनोमिनेटर छोटा होना मतलब नंबर का बड़ा होना। मैं वापस समझा देता हूँ। व्हाट डू यू नोटिस? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आर कम होगा वैसे वैसे एन बढ़ेगा। मतलब हम यहाँ पे अपर लिमिट की बात कर रहे हैं। सो हियर इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो केस नंबर वन, अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम बताएंगे कि अपर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लोअर लिमिट एग्जिस्ट करता है। कैसे? अब पहले ये समझ लो आप, जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब अपर लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, गुड। बट वी फॉरगॉट कि ऊपर भी वी है न्यूमरेटर में। और आपको पता है जैसे वी जीरो होगा वैसे आर जीरो होगा। इसका मतलब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। तो जीरो अपॉन जीरो कभी जीरो नहीं होता, जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, राइट? तो सिंस इफ v इक्वल टू जीरो देन r इक्वल टू जीरो, विच मीन्स which means frequency n is जीरो अपॉन जीरो, है ना? बट जीरो अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होता कभी। जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। ऐसा गलती मत करना, जीरो अपॉन जीरो को जीरो मत बोल देना। बट जीरो अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। तो बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं हुआ है कभी। ओके, एनीवेज, राइट? तो अब आप बोल सकते हो देयरफॉर एन अपर, मतलब अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। मैं वापस बता देता हूं, यहाँ पे प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं है, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बात सिंपल सी है, बात ऐसी है कि फ्रीक्वेंसी जो है रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे रेडियस कम होगा वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लेकिन जैसे रेडियस कम हो रहा है वेलोसिटी भी कम हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऊपर न्यूमरेटर में वेलोसिटी भी है। तो जब रेडियस जीरो हो जाएगा तब फ्रीक्वेंसी हमको मैक्सिमम मिलनी चाहिए थी, लेकिन जैसे रेडियस जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी जीरो हुआ। तो न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं होता, राइट? तो अपर लिमिट का काम खत्म यहाँ पे। अब हमको देखना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एग्जिस्ट होता है, और उस केस में आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, वी विल सी। तो बाय द वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमने फ्रीक्वेंसी एन की अपर लिमिट फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए v की वैल्यू मिनिमम और r की वैल्यू मिनिमम लिया। ओके, सिमिलरली जब आप लोअर लिमिट फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी का, तो व्हेन यू फाइंड आउट व्हाट इज लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो when you are supposed to find out lower limit of frequency, लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही चेंज करते हो
दैट या फॉर्मूला में n मिनिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन 2 पाई r मैक्सिमम, 2 पाई r मैक्सिमम। v मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना 2 अपॉन 2 पाई, रेडियस मैक्सिमम फाइंड करके रखा है आपने, यस 0.3, 0.3, 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन पाई मैंने आपको बताया है, 1 अपॉन पाई होता है 0.318, तो 0.318 अपॉन 0.3, तो नीचे भी 0.3 ऊपर भी 0.3, मतलब 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इट वाज नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम ये है मैथमेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको सॉल्व करते आएगा। गुड, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7। एग्जाम्पल 1.6 इज असाइनमेंट फॉर यू। तो एग्जाम्पल 1.6 आपको खुद को करना है। लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 1.7। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy। मतलब ये जो फ्लाईव्हील है, पहले तो फ्लाईव्हील क्या होता है वो समझ लो, आगे बोला है उन्होंने पर मैं बता देता हूँ। फ्लाईव्हील, ये नीचे एक डायग्राम दिखाया है मैंने, दिस इज फ्लाईव्हील। ये बहुत सारे मशीन्स में यूज होता है, इंक्लूडिंग योर टू व्हीलर्स, वहां पे भी यूज होता है ये फ्लाईव्हील। ओके, तो flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy। मतलब इस flywheel में rotational kinetic energy store होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। For a particular machine, किसी एक मशीन के लिए, वो मशीन कुछ भी हो सकता है, it is in the form of uniform 20 किलोग्राम डिस्क। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिस्क। मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया कि फ्लाईव्हील डिस्क है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला डिस्क वाले अप्लाई होंगे यहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू पे अटेंशन एट फ्यू थिंग्स। इन्होंने बोल ही दिया है कि डिस्क है, डिस्क है मतलब आपको फॉर्मूला डिस्क का यूज करना है। तो ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब इनिशियली जो डिस्क रोटेट हो रहा है वो इट्स ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था अबाउट इट्स ओन एक्सिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क को परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये है ओन एक्सिस, ओन एक्सिस याद रखना। ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इनिशियल डिस्क का रोटेशन जो है इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। use pi square equal to 10, calculate its moment of inertia in case it is rotated about tangent in its plane, tangent in its plane। तो सबसे पहले समझ लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब फाइंड करना है, जब ये डिस्क अबाउट टैंजेंट रोटेट होगा। अबाउट टैंजेंट मतलब अबाउट दिस एक्सिस, ये टैंजेंट है इन इट्स प्लेन। देखो टैंजेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो ये भी टैंजेंट होगा, दिस इज ऑल्सो टैंजेंट, लेकिन ये टैंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क नहीं है। ये टैंजेंट कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। तो टैंजेंट इन इट्स प्लेन मतलब डिस्क के प्लेन में टैंजेंट मतलब ये लाइन। तो ये है आपका टैंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क या फिर फ्लाईव्हील, राइट। ओके, तो अब व्हाट आई विल डू इज मैं एक एक करके गिवन क्वांटिटीज लिख लेता हूँ। गिवन क्वांटिटी में नंबर 1 आपको दिया है मास 20 किलोग्राम। नंबर 2 आपको दिया है डायामीटर
डायामीटर 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होता है वो डायामीटर बाय 2 होता है। मतलब आपको बेसिकली देने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा डायामीटर दिया था, इतना 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर का डायामीटर दिया है। हमको उसका हाफ वैल्यू चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 25 इंटू 10⁻²मीटर। ये नहीं तो फाइनल आंसर्स में बहुत प्रॉब्लम होगा। फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम लोग करते सब करेक्ट है, आंसर गलत आता है। क्यों गलत आता है? क्योंकि कन्वर्जन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए। तो जब आप गिवन डेटा लिखते हो ना, वहीं के वहीं कन्वर्ट कर लेना। और अगर ऐसा चलोगे तो न्यूमेरिकल्स का डर भी निकलेगा और मार्क्स भी स्कोर होगा। तो प्लीज फॉलो दिस। ओके, देन मास हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर से रेडियस मिल गया, और हमको बोला है फ्रीक्वेंसी, और बोला है पाई स्क्वायर। तो एक चीज और जो कंफ्यूज करती है मोर और लेस, वो कंफ्यूजन कहाँ होता है वो समझ लो पहले। पाई स्क्वायर तो 10 दिया ही है, इट्स जस्ट अ नंबर। प्रॉब्लम ये है फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम। कंफ्यूजन क्रिएट होता है ओमेगा की वैल्यू में और एन। देखो ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है, एन भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर स्पीड है बोल सकते हो, मतलब रेडियन पर सेकेंड है ये। और एन लीनियर फ्रीक्वेंसी है। लीनियर फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है रिवोल्यूशंस पर सेकेंड या फिर रिवोल्यूशंस पर मिनट में। तो जब भी आप आरपीएम, आरपीएम ये सुनोगे, या फिर आरपीएस, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो आपको एन बताया है, ओमेगा नहीं। ओमेगा के लिए आएगा रेडियन पर सेकेंड या फिर रेडियन पर मिनट। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो गिवन क्वांटिटी के हिसाब से एन आपको दिया है 1200 रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। तो इस आरपीएम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रिवोल्यूशंस पर मिनट, नीचे मिनट है, डिनोमिनेटर में मिनट है, रिवोल्यूशंस पर मतलब डिनोमिनेटर रेशो होता है वो, तो पर मिनट। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है, ऐसा यूनिट इज सेकंड। तो फिर मैं इसको ऐसा लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, 1200 रिवोल्यूशंस, एक मिनट मतलब कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो मैंने सेकंड में लिख दिया, 1 जा एंड 20 जा, तो आपको मिल गया एन 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 20 रिवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है डिस्क, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके, अब ये तो हो गया गिवन डेटा। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है? एक, आपको बोला है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग। अब बॉडी सिर्फ रोटेट हो रहा है, बॉडी अपने ही जगह पे रोटेट हो रहा है। अभी आपकी गाड़ी का टायर होता है, टायर में वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क ब्रेक होता है। तो डिस्क ब्रेक तो अपनी जगह पे रोटेट होता है कि डिस्क आगे भी जाएगा? तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि मशीन्स में जब एक पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क या रिंग होगा, तो सिर्फ रोटेशनल मोशन है, वहां पे ट्रांसलेशन नहीं है। तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट ई आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। दूसरा, आपको बोला है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट tangent। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट टेंजेंट फाइंड करना है। एंड इट इज टाइम फॉर अस टू नोट डाउन फॉर्मूलाज नाउ। तो फॉर्मूलाज, फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो? फॉर्मूला नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और याद रखना, ये आई होता है about its own axis through center of mass perpendicular to the plane। नंबर 2, दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको? आई टी। आई टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो अब
इसलिए मैंने असाइनमेंट दिया था। अगर आपको याद है असाइनमेंट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर नंबर 14 का असाइनमेंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अबाउट टेंजेंट ये आता है 5/4 mr²। ओके, राइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। वेयर आर इज रेडियस, तो मैं रेडियस को यहाँ पे कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। नंबर 1, ई आर इक्वल टू हाफ आई। ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो आपको पता होना चाहिए आई सी, आई सी is about center of mass और moment of inertia about center of mass for a disk, ये है mr²/2। mr²/2 ये हमने पहले डिराइव करके रखा है, और ओमेगा है 2 पाई टाइम्स ऑफ n। तो देयरफॉर आपको मिलेगा ई आर इक्वल टू हाफ आई सी मतलब mr²/2 और ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई n का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 1/4 mr², 4 पाई स्क्वायर n², 4 कैंसल। मास कितना दिया है 20, रेडियस कितना है 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, n हमने फाइंड किया है तो 20 का स्क्वायर। ओके, आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करना भी इजी है। तो आई विल टेक दिस टू नेक्स्ट पेज वेयर आई विल परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो वहां पे कैलकुलेशंस कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग। यस, तो सिर्फ यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है जो पेस्ट नहीं हुई, कॉपी नहीं हुई। तो यहाँ पे आप करोगे ये 20 इंटू 25 स्क्वायर 625 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, मतलब 3 जीरो, ये चौथा जीरो, तो ये 4 जीरो और ये कैंसल हो गया। तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 625, 8 इंटू 625 दिस इज 5000। कैसे, या तो ऐसा करो 625 इंटू 2 कितना होता है, 625 इंटू 2 1250, 1250 इंटू 4 5000, 5000 जूल। खत्म हो गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर 5000 जूल्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई टी इट इज 5/4 mr², 5/4 m कितना 20, r कितना 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 1 जा 5 जा 5 5 जा 25, 25 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4, 25 इंटू 625 ये आपका होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15625। 25 इंटू 625, यस 15625 आता है ये, इंटू 10⁻⁻4, मतलब ये आपका आ गया 1.5625। और आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। और मैं वापस बता रहा हूँ, यूनिट्स हमेशा चाहिए। अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आधा मार्क आपका जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में हमेशा हाफ मार्क इज रिजर्व फॉर एसआई यूनिट्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक फ्लाईव्हील के बारे में बताया है। फ्लाईव्हील होता है डिस्क, बस इतना पता होना चाहिए कि फ्लाईव्हील इज अ डिस्क। ओके, फ्लाईव्हील है एक डिस्क, डिस्क है रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब एक्सिस जो है वो डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और वो डिस्क को परपेंडिकुलर है, एज यू कैन सी हियर। तो इट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्क थ्रू सेंटर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
आए कौन सा, थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क का केस है इसलिए एम आर स्क्वायर बाई टू, रिंग होता तो एम आर स्क्वायर आता बस, बाई टू नहीं होता। फिर आपको बोला है अगर मैं सेम फ्लाईव्हील को अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है द वन इन द ब्लू, अगर मैं इस फ्लाईव्हील को अबाउट टेंजेंट रोटेट करवाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, दैट अबाउट टेंजेंट, moment of inertia about tangent in the plane of the disk is given by 5/4 mr square। ये मैंने एज एन असाइनमेंट दिया था आपको डिराइव करने के लिए, और आप में से बहुत लोगों ने किया भी था। तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज डालो एंड दैट्स इट, वी आर डन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन वी विल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 1.8, a spherical water balloon is revolving at 60 rpm. In the course of time, 48.4% of water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now, neglecting all non-conservative forces? तो ऐसा है, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा है, आपके पास एक बलून है, इस बलून में लिक्विड है, वाटर। मान लेना ये बलून है। ऑफ कोर्स माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, सो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ स्फीयर, बट इट्स ओके। ये बलून है एंड इट इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। मैं मान लेता हूँ कि एक्सिस जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, तो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सम एक्सिस, मान लेते हैं, जस्ट अज्यूम। और जब ये रिवॉल्व हो रहा था तो इसका जो है वाटर जो है वो बाहर लीक हो गया। लीक हो गया तो इसका साइज हो जाएगा कम। ओके, तो इसका साइज हो गया कम, राइट। अब अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी एन आई, देखो आरपीएम है, आरपीएम मतलब एन, नॉट ओमेगा, एन एन। तो 60 आरपीएम अगर इनिशियल है, तो आपको पूछा है व्हाट इज एन फाइनल। मैं इसको एक काम करता हूं, मैं N1 और N2 बोलता हूं, दैट इज बेटर। तो व्हाट इज N2 ऐसा आपको पूछा है, N1 आपको दिया है। ओके, तो गिवन क्वांटिटीज में क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। आपको सिर्फ N1 दिया है, यस, 60 आरपीएम। और दूसरा आपको बोला है रिलेशन बिटवीन मासेस। जब ये बलून रोटेट हो रहा था तो 48.8% वाटर लीक आउट हो गया, 48.8 लीक हो गया, तो बचा कितना, 51.2। तो मास इन सेकेंड केस M2 विल बी 51.2% ऑफ M1। 51.2% कहां से आया, क्योंकि 48.8 लीक हो गया तो 51.2 बचा है, राइट। तो लिख दो यहाँ पे, सिंस 48.8 लीक्स आउट, तो बचा कितना, 51.2। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि आपको M2 इक्वल टू 51.2 बाई 100 टाइम्स ऑफ M1, मतलब आपको M1 बाई M2 का रेशो ही दे दिया है यहाँ पे। M1 बाई M2 का रेशो कितना आ गया आपका, 100/51.2, ये गिवन है। ओके, और अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है फाइनल फ्रीक्वेंसी N2। नाउ यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। तो अब N2 फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले यू नीड टू नो वन थिंग। क्या पता है आपको, वी नो दैट, क्या पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये पता है, करेक्ट। तो मास 1 अपॉन मास 2 इक्वल टू वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 मत लिखना,
दोनों केस में बलून में पानी ही था, सिर्फ थोड़ा पानी बाहर आ गया। तो पानी बाहर आने के बाद अंदर शरबत तो नहीं बनने वाला। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ जोक्स, बट याद रहता है वैसे। तो वाटर लीक होने के बाद भी तो अंदर बचा हुआ वाटर ही है ना, तो फिर डेंसिटी सेम होगा, डेंसिटी कैंसल आउट। आपको ये पता है हमको क्या मिल गया? अब हमको मिल गया मास का रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम का रेशो। बट आपको ये भी पता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पेरिकल स्पेरिकल था, बलून स्पीयर था, स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, which means volume is proportional to r cube. Therefore, m1 by m2 equal to v1 by v2 equal to r1 cube by r2 cube. तो r1 by r2 whole cube. Therefore, आप बोल सकते हो r1 by r2 is equal to m1 by m2 का क्यूब रूट। देखो m1 by m2 equal to r1 by r2 का क्यूब, तो r1 by r2 इज m1 by m2 का क्यूब रूट। ओके, तो ये क्यूब रूट है, ठीक है। देन हमने ये सब क्यों किया? हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था, व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट इज फाइनल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ओके, नहीं, एक काम करते हैं, ये m1 by m2 हमने निकाल के रखा ही है ना, 100/51.2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो 100/51.2 रेज टू 1/3, और ये 100 जब नीचे लेके जाऊंगा मैं, तो 10⁻² हो जाएगा वो। या फिर और एक तरीका है करने का, आपके ऊपर, आपको जैसा अच्छा लगे। या फिर ये पॉइंट हटाओ, ये जो 51.2 है इसको लिखो 100/512 इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 जब ऊपर आएगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा मतलब 10⁻³ हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझेगा इन अ वाइल। अब क्यूब रूट ले लो, 10⁻³ और उसका क्यूब रूट मतलब ऊपर 10। 512 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट 8 होता है, 8। कैसे करके देखो, 8 इंटू 8 64 इंटू 8 512, मतलब 8 का क्यूब 512, तो उसका 512 का क्यूब रूट 8 आएगा। और 10/8.5, 10/8, 10/8 ये होता है 1.25। तो आपको कम से कम रेडियस का रेशो मिल गया। और रेडियस किसका किसका रेडियस की बात कर रहा हूं मैं? ये है आपका इनिशियल रेडियस r1 ऑफ बलून, ये है आपका फाइनल रेडियस r2 ऑफ बलून। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको रेडियस का रेशियो मिल गया। गुड। अब हमें फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी। नाउ दोनों क्या है? बलून है, बलून है, और बलून क्या है? फिल्ड है। फिल्ड है मतलब सॉलिड स्फीयर है। तो दीज आर सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज होगा, राइट? तो लिख देना, बट दीज balloons are filled, and hence moment of inertia will be 2/5 mr square। ओके, 2/5 क्यों आया? क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर जैसे है। देयरफॉर I1/I2 इज इक्वल टू, जब रेशो लूंगा मैं तो 2/5 कांस्टेंट है, कैंसिल होगा, m1/m2 r1/r2 का स्क्वायर। ओके, बट आपको याद है m1/m2 आपने फाइंड करके रखा है ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी फाउंड इट आउट। तो m1/m2 कितना? 100/51.2, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो m1/m2 कितना, तो m1/m2 ये आपको मिल जाएगा r1/r2 क्यूब, या फिर लुक हियर r1/r2, तो ये m1/m2, और r1/r2 क्या आया था? r1/r2 क्या आया था हमारे पास? m1/m2 का क्यूब रूट। तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर है,
ये m1/m2 का क्यूब रूट था यहाँ पे। देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग, बहुत सारे तरीके हैं। द वे यू वांट टू डू इट, कैलकुलेशंस करना, मैंने जैसे आपको बताया, हर चीज का इंडिविजुअल चॉइस होता है कि कैलकुलेशंस कैसे करना है। अगर मुझे करना होता तो फिर मैं पहले ही वैल्यूज डाल देता, तो मेरे पास वैल्यूज थे, आई ऑलरेडी हैड दिस, मेरे पास था ये 100/551.2, और R1/R2 तो अभी फाइंड ही किया है 1.25, तो 1.25 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है, ये जो आप सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये सॉल्व करने के बाद आपको यू आर गोइंग टू गेट 3.052 सॉल्व करने के बाद, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बाय द वे, हमारा टास्क क्या था, टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 12th में रोटेशनल मोशन के केस में हमेशा याद रखना, सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ conservation of angular momentum, what do you know? Initial angular momentum L1 equal to final angular momentum L2। जब रोटेशन हो, रिवोल्यूशन हो, सर्कुलर मोशन हो, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व होता है, ये पता होना चाहिए। 11th में आपने कोलिजन्स के केस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व होता है, ये बोला था। दो केसेस थे, एक इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। इलास्टिक कोलिजन में एडिशनली काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होता है, और नॉन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होता है। वैसे ही एंगुलर मोशन में जब आते हो तो हमेशा 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 एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। अब आपको याद है, आपने L इक्वल टू आई ओमेगा डिराइव किया है 2 लेक्चर पहले, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। डू यू रिमेम्बर? ओमेगा इज 2π n1 एंड ओमेगा 2 विल बी 2π n2, तो 2π कैंसल। हमको चाहिए था n2, तो n2 इज I1/I2 इंटू n1। तो अब पिक्चर क्लियर हो रहा होगा, इट इज लाइक अ हॉलीवुड मूवी। आखिरी में समझ में आता है कि I1/I2 क्यों निकाला, ये इसके लिए निकाला। हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था सेकेंड केस में, फाइनल केस में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमको मिला I1/I2, मतलब रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर इनटू इनिशियल लीनियर फ्रीक्वेंसी n1। तो इसलिए हमको I1/I2 चाहिए, और इसलिए हमने ये I1/I2 फाइंड किया है। बाय द वे, आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो 60 आरपीएम मतलब 60/60 आरपीएस, 1 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन, क्योंकि 1 मिनट में 60 थे। आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट को आपको सेकेंड में जब कन्वर्ट करना होता है, तो ये गिवन क्वांटिटी था आपका, आरपीएम जो था, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में। तो 60/60 आरपीएस मतलब 1 आरपीएस। ओके, तो n1 आपके पास था 1, n2 आपको फाइंड करना है। और ये कैलकुलेशंस करने के बाद 100/51.2 इंटू 1.25 का स्क्वायर करने के बाद आपको मिलता है 3.052। तो यहाँ पे आपको मिल गया I1/I2 3.052 इंटू n1 की वैल्यू 1, तो आपको फाइनल फ्रीक्वेंसी मिल गई 3.052 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, n2 मिल गया आपको। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। बॉल बलून है, वाटर के साथ भरा हुआ है, होली में खेला होगा।
रोटेट हो रहा है, उसमें आपने होल कर दिया, तो रोटेट होते होते पानी भी बाहर निकल रहा है, तो 48.8 पानी लीक आउट हो गया, मतलब 51.2 बचा है, मतलब M2 इज 51.2% ऑफ M1। ओके, तो M1 बाय M2 का रेशियो मिल गया। फिर हमको पता है मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब ये इक्वेशन, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ये इक्वेशन, मतलब अल्टीमेटली मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, तो M1 बाय M2 इज R1 बाय R2 क्यूब, तो R1 बाय R2 आपको मिल जाएगा, यहाँ से R1 बाय R2 मिल गया 1.25। ओके, देन हमको पता है दोनों बलून फील्ड बलून है, मतलब सॉलिड स्फीयर जैसा है, तो सॉलिड स्फीयर जैसा है तो 2/5 mr²। जब मैं रेशो लूंगा पहले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे केस का, तो 2/5 कांस्टेंट कैंसल आउट होगा, तो ये आपको मिल जाएगा M1/M2 R1/R2², M1/M2 100/51.2, R1/R2 1.25 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो 3.052 मिलेगा, मिलेगा ही। मैं आपको रफली बताता हूँ, रफली रफली कैसे करते हो, बिकॉज इट्स सिंपल थिंग। ये वन जा ये 1.9 समथिंग का है, और 1.25 का स्क्वायर इंटू ये, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो आप खुद कर लेना, बट वो मिलने वाला है आपको। फिर हमने अप्लाई कर दिया कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 इक्वल टू L2, बट L1 इज I1 ओमेगा 1, L2 इज I2 ओमेगा 2, ओमेगा 1 is 2 pi N1, ओमेगा 2 is 2 pi N2, 2 pi cancel, N2 is equal to I1 by I2 into N1, I1 by I2 की वैल्यू आपके पास थी। That's it. This is how you solve such question. Okay, so that is sufficient for today. We are going to stop here.